नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1.4 लक्षण ग्रंथ के बारे में आज जानेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लक्षण ग्रंथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि रीतिकाल के कवियों के जो है 3 मूल प्रेरणा स्रोत हैं। पहला इन्होंने बताया नाना प्रकार की प्रेम क्रीड़ाओं को बतलाने वाले कामशास्त्र का। दूसरा इन्होंने बताया उक्ति व चित्रे का विवेचन करने वाले अलंकार शास्त्र का। और तीसरा बताया नायक नायिका के विभिन्न भेदों और स्वभावों का विश्लेषण करने वाले रस शास्त्र का। ठीक है, अब हम यहाँ पे लक्षण ग्रंथों के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने क्या किया, रीतिकाल के कवियों ने अपनी कविताओं के लिए जो प्रेरणा मानी वो 3 मुख्य जगहों से मानी है। इसी के बारे में हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं। तो जो इनका पहला प्रेरणा स्रोत रहा वो पहला तो था कामशास्त्र, जिसमें हमें प्रेम के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। दूसरा इन्होंने बताया अलंकार शास्त्र को, जहाँ पे शब्दों को सजाने और उसके अनोखे ढंग से बात करने पर बात की गई। और तीसरा जो था वो इन्होंने बताया रस शास्त्र को। ठीक है, ये जो रस शास्त्र था इसमें नायक नायिका के जो स्वभाव होते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं इनके बारे में हमें बताया गया है। आगे देखें, इस काल के सभी प्रमुख कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिसमें काव्य के विभिन्न अवयवों की शिक्षा देना प्रमुख उद्देश्य था। शुक्ल जी के अनुसार इस कार्य में कोई मौलिक सिद्धांत निर्मित नहीं हुआ, वरन संस्कृत काव्य शास्त्र की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में प्रयुक्त की गई। ये जो रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के लगभग सभी बड़े कवियों ने क्या किया, लक्षण ग्रंथ लिखे। और इनका जो असली मकसद था वो ये था कि लोगों को कविता लिखने के तरीकों के बारे में बताया जाए, उन्हें रस, छंद, अलंकार इनके बारे में सिखाया जाए। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने यहाँ एक बात बताई। इनका मानना था कि ये जो कवि थे इन्होंने कोई नई खोज नहीं की, बल्कि जो बातें संस्कृत के पुराने ग्रंथों में लिखी थी ना, इन कवियों ने उन्हीं बातों को उन्हें ही जो है छोटे रूप में हिंदी में अनुवाद करके पेश कर दिया, ऐसा कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे पहले कृपाराम ने हित तरंगिणी में नायिका भेद का विवेचन किया था। भक्त कवियों में नंददास ने रसमंजरी, इसमें विभिन्न नायिकाओं के भेद व्यक्त किए थे। और इनके बाद आते हैं केशव, इन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया में काव्य के लक्षणों का विवेचन किया। अब यहाँ पे शुक्ल जी ने क्या बताया कि जो 3 कवियों की बात की शुक्ल जी ने, सबसे पहले तो कृपाराम की। इन्होंने बताया कि कृपाराम ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी हित तरंगिणी, और इसमें इन्होंने कृपाराम ने सबसे पहले नायिकाओं के बारे में बताया। फिर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में हमें देखने को मिले नंददास, इनकी जो रचना थी वो थी रसमंजरी। यही काम जो कृपाराम ने हित तरंगिणी में किया वो नंददास ने किया रसमंजरी में। फिर इसके बाद आ जाते हैं केशव दास, ये भी बहुत मशहूर कवि है। इन्होंने क्या किया, 2 रचनाएं लिखी, एक कवि प्रिया और एक लिखी रसिक प्रिया, और इसकी रचना इन दोनों ने कर दी ताकि जो नए कवि हैं वो कविता को बहुत बारीकियों से सीख सके। इसीलिए इन तीनों कवियों ने ये रचनाएं की। ये दोनों नए कवियों को शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे। शुक्ल जी केशव दास की इन रचनाओं से रीतिकाल का प्रारंभ नहीं मानते। उनके अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्होंने इन्हीं से माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी के रीति ग्रंथों पर भानुदत्त की रसमंजरी और जयदेव के चंद्रालोक का स्वाभाविक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि जो केशव दास है इन्होंने लिखा तो सबसे पहले ही था ये वाला ग्रंथ, रीति ग्रंथ, लेकिन शुक्ल जी ने जो है रीतिकाल की शुरुआत केशव दास से नहीं मानी। शुक्ल जी का ऐसा मानना था कि जो रीति ग्रंथ है इनकी जो एक लगातार परंपरा चली वो चिंतामणि त्रिपाठी के आने से शुरू हुई। इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रीतिकाल की असली शुरुआत जो मानते हैं वो चिंतामणि से मानते हैं। और अंत में वो ये बताते हैं कि जो कवियाँ हैं जितने भी हमने बताए, केशव दास, चिंतामणि, नंददास, इन सब पर भानुदत्त की रसमंजरी और जयदेव के चंद्रालोक जैसी संस्कृत किताबों का सबसे ज़्यादा असर था, ये बताया रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखें, रीतिकाल के आलोचकों का मत है कि हिंदी के लक्षण ग्रंथकर्ता शास्त्र चिंतक नहीं थे, वह मूलतः कवि थे। इसीलिए जल्दी जल्दी आधे अधूरे शास्त्र कथन के बाद वह कविता लिखना प्रारंभ कर देते थे, इसी में उनका मन रमता था। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रीतिकाल के कवि थे उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो आलोचक है वो ऐसी बात करते हैं, वे कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक या शास्त्र के ज्ञानी नहीं थे रीतिकाल के कवि, बल्कि ये दिल से कवि थे। इनका जो असली मकसद था वो शास्त्र को गहराई से जानना नहीं था, बल्कि ये था कि किसी तरह जल्दी जल्दी नियम बताकर अपनी कविता शुरू करना था।
क्योंकि कविता लिखने में ही इनका जो है मन सबसे ज़्यादा लगता था। जहाँ इस दौर की कविता का संबंध है, शुक्ल जी मानते हैं कि इन कवियों की रचनाएं संस्कृत श्रेणियों से, यानी संस्कृत के जो कवि हैं उनकी श्रेणियों से श्रेष्ठ हैं। द्विवेदी जी इस काव्य को भी संस्कृत काव्य के मुक्तक अलंकृत काव्य की श्रेणी में रखते हैं। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इन कवियों की तारीफ करते हैं और वह कहते हैं इनकी तारीफ करके कि भले ही इन्होंने शास्त्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इनकी जो कविताएं हैं वो संस्कृत के कवियों से भी ज़्यादा शानदार और बेहतरीन है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। और वहीं अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वो इस दौर के कवियों को अलंकृत काव्य कहते हैं, इनकी कविताओं को। यानी ये ऐसी कविताएं हैं जो सजावट और सुंदरता से भरपूर है, बिल्कुल वैसी ही जैसी जो संस्कृत के पुराने मुक्तक काव्यों में हमें देखने को मिलती है। ये बोला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है यही खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।